हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। माय नेम इज़ आकांक्षा शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से फिर से एक बार जुड़ रहे हैं। आपका जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, उसके टॉपिक मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी के सेकेंड पार्ट के साथ में हम लोग यहाँ पे आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है मेंबर क्या होता है, मेंबर और शेयर होल्डर्स कैसे एक दूसरे से अलग हैं, मेंबर बनने का मेथड क्या होता है, मेंबर्स की राइट्स क्या होते हैं एंड मेंबर्स की लायबिलिटीज क्या होती हैं। अब इस सेकेंड पार्ट में हम लोग मेंबर ऑफ अ कंपनी को वाइंड अप करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक के अंदर वो ये जानना है कि कौन है जो मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का ये जो लेक्चर है इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हु कैन बिकम अ मेंबर, कौन है जो किसी भी कंपनी का सदस्य बन सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स में हम लोग बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि कौन मेंबर बन सकता है और कौन मेंबर नहीं बन सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरेन सिटीजन, विदेशी नागरिक की, तो अगर कोई विदेशी नागरिक अगर किसी कंपनी का सदस्य बनना चाहता है तो क्या वो सदस्य बन सकता है। यहाँ पे आपका आंसर है यस। ठीक है, कोई भी फॉरेन सिटीजन जो है वो किसी भी कंपनी का सदस्य बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो चीजों का हमको ध्यान में रखना है। वो दो चीजें क्या है। सबसे पहली चीज है वो ये है कि वो इन अकॉर्डेंस टू फेमा 2000 होना चाहिए। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी फॉरेन सिटीजन को क्या बनाया जा सकता है, किसी भी कंपनी का सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर फेमा के अकॉर्डेंस में वो नहीं है तो वो सदस्य नहीं बन पाएगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, वो हमारा शत्रु नहीं होना चाहिए, राजकीय शत्रु जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, स्टेट एनिमी। अब स्टेट एनिमी से हम लोग क्या समझते हैं, स्टेट एनिमी का मतलब है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि उस कंट्री का सदस्य हो जिस कंट्री के साथ में भारत एट प्रेजेंट क्या है, युद्ध में है, या फिर जिसे भारत ने क्या कर रखा है, हमारा राजकीय शत्रु घोषित कर रखा है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी कंट्री का सिटीजन है तो वो क्या नहीं बन पाएगा, तो वो किसी भी कंपनी का सदस्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्सेप्शन है। उसके अलावा फॉरेन सिटीजन्स क्या बन सकते हैं, कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। पहली चीज। दूसरा आ जाइए पार्टनरशिप फर्म। अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म की बात करें, साझेदारी फर्म जिसे हम कहते हैं, तो क्या कोई साझेदारी फर्म किसी कंपनी के सदस्य बन सकती है। यहाँ पे आपका आंसर है नहीं। कोई भी पार्टनरशिप फर्म किसी भी कंपनी का सदस्य नहीं बन सकती। वाई? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, और अगर वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो वो क्या नहीं कर पाएगी, वो कंपनी का सदस्य नहीं बन पाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो पार्टनर्स अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर क्या कर सकते हैं, कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली वो बन सकते हैं, लेकिन एज अ फर्म वो क्या नहीं बन पाएंगे, वो सदस्य नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। अब आ जाइए कंपनी। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी का सदस्य बन सकती है। यहाँ पे आपका आंसर है यस। एक कंपनी दूसरी कंपनी का सदस्य बन सकती है। क्यों बन सकती है। अब आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेंबर्स की। जो डेफिनेशन हमने बात की थी, तो वहां पे मेंबर्स की डेफिनेशन क्या थी, एक व्यक्ति, वन पर्सन। ठीक है, अब आ जाइए जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था कंपनी का। ठीक है, कंपनी का जो फर्स्ट लेक्चर था, कंपनी का फर्स्ट लेक्चर क्या कह रहा था, क्या होना चाहिए, कंपनी क्या होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो व्यक्ति की डेफिनेशन के अंदर कंपनी आ गई, तो कंपनी क्या बन सकती है, दूसरी कंपनी का सदस्य बन सकती है। उसके बाद में क्या कोई ट्रेड यूनियन, श्रम संघ जो है, क्या कोई ट्रेड यूनियन किसी दूसरी कंपनी का सदस्य बन सकता है। अगर कोई भी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर दी
ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो वो क्या बन सकती है, वो किसी भी कंपनी का सदस्य बन सकती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए, उसके बाद में है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी कंपनी का सदस्य बन सकती है? अब यहाँ पे आ जाइए वही कंपनी की फर्स्ट डेफिनेशन पे। ठीक है, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी क्या कर सकती है, कंपनी का सदस्य बन सकती है। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, वो एक कोऑपरेटिव बॉडी है, तो वो क्या बन पाएगी, वो कंपनी का सदस्य बन पाएगी। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार। अब हिंदू अविभाजित परिवार जो है उसकी परिभाषा हमारे जो हिंदू एक्ट, जो हिंदू अधिनियम है उसके अंतर्गत आता है, हिंदू लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या किसी भी कंपनी का सदस्य बन सकती है? आपका आंसर है नो। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसी भी कंपनी का सदस्य नहीं बन सकती। पर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता होता है, ठीक है, कर्ता का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ दी फैमिली। तो किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कर्ता होता है वो क्या बन सकता है, वो किसी भी कंपनी का सदस्य बन सकता है। उसके बाद में आ जाइए शेयर होल्डर, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स की अगर हम लोग बात करें, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स का मतलब हम क्या समझते हैं, एक शेयर है हमारा, ठीक है, सिंगल यूनिट होता है हमारा, कल हम लोग पढ़ चुके। एक शेयर को कितने लोगों ने मिलके खरीदा, 2 लोगों ने मिलके खरीदा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये क्या काउंट किए जाएंगे, ये एक काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इनके जो भी अधिकार होंगे वो क्या होंगे, एक होंगे। तो अलग अलग ये क्या नहीं बन सकते, सदस्य नहीं बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में। सबसे पहली चीज जो हमारा अधिनियम है 2013 का कंपनीज एक्ट, उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, कि किसको हम मेंबर बनने से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक तरीके का क्या है, वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट है तो वो किसके अंदर चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये चला गया। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये चला गया तो कोई भी व्यक्ति जो है, जो किसी भी कंपनी का सदस्य बनना चाहता है तो उसे वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी जो कि किसी भी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पूरी करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति माइनर है तो वो क्या नहीं बन सकता, वो किसी भी कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। अगर कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट है तो वो क्या नहीं बन सकता, वो किसी भी कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति पागल है तो वो क्या नहीं बन सकता, वो किसी भी कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन कौन सी हो जाएंगी, एज सिमिलर टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है कि कौन सदस्य बन सकता है और कौन सदस्य नहीं बन सकता है। यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोट करने की है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने वो कंपनी का सदस्य बन गया, लेकिन बाद में जाके ये पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है, फर्जी है। ठीक है, ही इज नॉट लॉफुली एबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका जो मेंबरशिप है वो क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में। अगर हम लोग बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति, मतलब टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ, समाप्ति, किस तरीके से आपकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी कंपनी की। अगर कोई व्यक्ति अपने शेयर्स को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, मेथड्स में हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफर पढ़ चुके हैं, तो वो उसका जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसको उसने ट्रांसफर किए हैं शेयर्स, वो कब तक सदस्य नहीं बन सकता, जब तक कि एक जो हमारा डिफाइंड प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए उसका नाम रजिस्टर में दर्ज ना हो जाए। उसके बाद में अगर किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में क्या होगा, उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। अगर वो दिवालिया हो जाता है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है,
अगर कंपनी को कहीं पे भी कोई कमी दिखती है तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी उसके जो मेंबरशिप होती है उसको टर्मिनेट कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपने शेयर्स का सरेंडर कर दे, ठीक है, कंपनी को सरेंडर कर दे, तो उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति प्रोस्पेक्टस के थ्रू व्यक्ति क्या करता है, मेंबरशिप लेता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको प्रोस्पेक्टस में बाद में जाके जब वो मेंबर बन गया है तो पता चलता है कि प्रोस्पेक्टस में कोई धोखा किया गया है, ठीक है, या किसी तरीके का मिथ्या वर्णन था या किसी तरीके की गलती थी, ठीक है, और उसकी वजह से उसने क्या हुआ, उसकी वजह से उसने अपनी सहमति दी कंपनी का सदस्य बनने की। तो ऐसा पता लगते ही जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के साथ ही क्या होगी, उसकी मेंबरशिप भी टर्मिनेट हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है, जब भी कंपनी को वाइंड अप करेंगे, ठीक है, कंपनी का हम समापन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो सदस्यता है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के लिए एक जो चीजें आपको समझनी जरूरी है वो है आपका सेक्शन 88। सेक्शन 88 सब सेक्शन 1 क्या बताता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बताता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें दर्ज की जाती है। जो मेंबर होते हैं उनके नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हैं, ठीक है, शेयर्स हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, उनकी क्लासेस, ठीक है, किसको कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, अगर किस जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है, कोई भी सदस्य कब बना है, ये सारी चीजें दर्ज की जाती है। उसके बाद आता है आपका इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, ये हमारा बताया जाता है सेक्शन 88 सबसेक्शन 2 के अंदर। उसके बाद में जो हमारे बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं उनके लिए अलग से रजिस्टर बनता है, जो कि जिसका प्रावधान दिया गया है सेक्शन 88 सबसेक्शन 3 के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे फॉरेन रजिस्टर मेंबर। अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति है जो कि कंपनी का सदस्य बना है तो उसके लिए जिस कंट्री का वो रेसिडेंट है वहां पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वहां पे कंपनी को एक रजिस्टर रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रावधान दिया गया है हमारे सेक्शन 88 सबसेक्शन 4 के अंदर। और यहाँ पे एक और जो चीज है हमको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने की, जो हमारा सेक्शन 59 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर का प्रावधान देता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए मेंबर की जो भी क्वालिफिकेशंस है उनको पूरा नहीं कर रहा है लेकिन उसका नाम रजिस्टर में दर्ज है, तब वो क्या कहलाएगा, कंपनी का मेंबर कहलाएगा। और अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कंपनी के सारे जो क्लॉजेज हैं टू बिकम ए मेंबर उनको पूरा करता है लेकिन उसका नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं है, तो तब भी वो कंपनी का सदस्य नहीं कहलाएगा। तो इसके रेक्टिफिकेशन का प्रावधान जो है वो हमको दिया गया है सेक्शन 59 के अंडर। इसी के साथ में हम लोग अपना मेंबरशिप ऑफ कंपनीज जो है उसको खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अपने सब्जेक्ट रिलेटेड सारे टॉपिक्स ताकि आपको मिल जाए, आप किसी भी टॉपिक को मिस ना करें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बी होम एंड बी सेफ।